दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। झारखंड में 49 साल के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने वो कर दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ था। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की लीडरशिप में इंडिया गठबंधन को मिली सफलता हर मायने में ऐतिहासिक मानी जा रही है। झारखंड राज्य के गठन के बाद यानी कि पिछले 2.5 दशक में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सत्ताधारी गठबंधन फिर से राज्य में सत्ता में आया हो, उसे जनादेश मिला हो। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को विधानसभा की 81 में से 57 सीटें मिल रही हैं। यह भी अपने आप में बेमिसाल है। अब तक हुई वोटों की गिनती में यह साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन शानदार बहुमत के साथ सत्ता में आ रहा है। शनिवार दोपहर को जीत सुनिश्चित होने के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और उनकी टीम को जीत का श्रेय दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी टीम ने होमवर्क किया था और अपने गोल भी तय किए थे। हम जानते थे कि यह लड़ाई मुश्किल होने वाली है, इसलिए हमने अपनी टीम के साथ बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया था। यह बहुत बढ़िया टीम वर्क था और हमने यह संदेश देने में कामयाबी पाई जो संदेश हम देना चाहते थे। हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 149 दिन जेल में रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद से मैं भी भारत की संपादक चित्रता सान्याल ने झारखंड के आदिवासी इलाकों से कई ग्राउंड रिपोर्ट में यह बताया था कि लोगों में न सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए एक सहानुभूति पैदा हुई थी, बल्कि वे बीजेपी के सरकार से बहुत नाराज भी थे। यह नाराजगी लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दी। उसी तरह से चित्रता ने विधानसभा चुनाव में कोल्हान और संथाल परगना से एक के बाद एक कई ग्राउंड रिपोर्ट्स में यह बताया था कि इस चुनाव में आदिवासी इलाकों के लिए बनाई गई बीजेपी की रणनीति काम नहीं कर रही है। इसकी बड़ी वजह यह थी कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने बीजेपी के एजेंडे के पीछे लगने की बजाय खुद बड़ी लाइन खींचते हुए अपना एजेंडा सेट किया। तो चलिए झारखंड में हेमंत सोरेन का होमवर्क और रणनीति कैसे कामयाब हुई और कैसे बीजेपी की सारी योजना धरी रह गई, ये समझते हैं चित्रता सान्याल से, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चित्रता, एक तरह का संतोष तो होगा कि आपने जिस तरह का अंदाजा लगाया अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स में, वैसे ही नतीजे आ रहे हैं झारखंड में। जी बिल्कुल। एक पत्रकार होने के नाते जब आप ग्राउंड पे जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि क्या क्या मुद्दे काम कर रहे हैं और लोगों का विश्वास किस तरफ जा रहा है। और ये समझना काफ़ी मुश्किल का काम होता है कई बार, क्योंकि लोग खासकर अगर आप आदिवासी इलाकों में जाएं तो वहाँ भाषा की एक प्रॉब्लम ज़रूर है और लोग खुल के कई बार बोलते भी नहीं है। पर इस बार झारखंड में जाके जो हमने पाया कि लोग आदिवासी हो गैर आदिवासी हो काफ़ी खुल के जबकि अपनी बात बता रहे थे हमें, जबकि सारी मीडिया, मतलब आप देख लीजिए, टीवी हो या अखबार हो या सोशल मीडिया हो, वहाँ पे बहुत पहले से एक माहौल तैयार किया गया था कि लहर है बीजेपी की झारखंड में। और जब हम गए थे दिल्ली से झारखंड देखने के लिए, तो हमें भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर थी कि बीजेपी की लहर है। और जब हम झारखंड पहुंचे और हमने रिपोर्ट्स में भी दिखाया कि हमें कहीं बीजेपी की लहर नज़र नहीं आई, बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरे आदिवासी इलाकों में जहां हम घूमे, छोटा नागपुर हो या संथाल परगना हो या कोल्हान का जो इलाका है वहां घूमे, तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि बीजेपी की जो रणनीति है जी, वो काम नहीं कर रही है। और आज भी आदिवासी और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो जेएमएम का जो जिसे आप कहते हैं कि वोट बैंक है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है जेएमएम के साथ।
शहरी इलाकों में हमें ज़रूर बीजेपी का जो है प्रचार देखने को मिला, एक इन्फ्लुएंस देखने को मिला, पर ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के बिल्कुल भी बीजेपी का नाम लेने वाला बहुत कम लोग मिले। जी चित्रिता, कई मुद्दे हैं, मसलन संताल परगना में जिस तरह से लव जिहाद को या बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाया गया, जिस तरह से कोल्हान में चंपई सोरेन को तोड़कर बीजेपी में शामिल कराया गया, या और जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए झारखंड में, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन ने दो बातें कही हैं अपने इंटरव्यू में जीतने के बाद। उन्होंने पहली बात ये कही है कि मैं जब जेल गया था तो कल्पना सोरेन ने अकेले दम पूरा प्रचार संभाला, लोकसभा में वन मैन आर्मी के तौर पे उसने काम किया और पार्टी को जीत दिलाई कम से कम शेड्यूल ट्राइब सीटों पर। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो बाहर होते तो शायद जीत ज़्यादा बड़ी होती। उन्होंने कल्पना सोरेन को जीत का श्रेय दिया है। आप ग्राउंड पे रही हैं, आपने भी लगातार कवरेज की, कल्पना सोरेन से आपकी कई मुलाकातें हुई, एक इंटरव्यू भी आपने किया। कई बार मीडिया में कोई जब नया चेहरा या नया कोई व्यक्ति मिल जाता है तो कई बार हम थोड़ा ओवरबोर्ड चले जाते हैं उसकी तारीफ में या उसकी आलोचना में भी। क्या कल्पना सोरेन सचमुच में डिजर्व करती हैं कि इस जीत का श्रेय हेमंत सोरेन उनके साथ शेयर करें? देखिए शाम, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं भी भारत की जो टीम है, जब हम कवरेज के लिए गए झारखंड में तो हमने क्या रणनीति बनाई। हमारी रणनीति ये थी कि किसी पार्टी के बड़े नेता, उनसे हम बाद में मिलेंगे, पहले आम जनता से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, क्योंकि अगर हम पार्टी के बड़े नेता से पहले मिल जाए तो उनकी बातें, उनका प्रचार, ये किसी के ऊपर भी एक प्रभाव इन्फ्लुएंस कर देता है। पर जब आप आम जनता से मिलते हैं, आम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या वजह है, किस पार्टी के तरफ आपका झुकाव है, तो फिर आप उन सारे मुद्दों को लेके या उनके आम जनता के क्वेश्चंस को लेके आप बड़े नेता के पास जाते हो, उनसे क्वेश्चन करते हो। तो हमारी रणनीति ये रही। जहां तक कल्पना सोरेन की आप बात कर रहे हैं, हमने इंटरव्यू किया, पर कल्पना सोरेन को इंटरव्यू करने से पहले हम आदिवासी जनता से बात कर चुके थे। हमने उनकी रैलीज कवर की, जहां हमने उनसे बात नहीं की, पर वहां आए जो भीड़ इकट्ठी हुई उनसे बात की, महिलाओं से बात की, जो एक बड़े बहुत ज्यादा महिलाएं कल्पना सोरेन को देखने के लिए गांव-गांव से पहुंच रही थी। कोई साइकिल चला के आ रहा है, कोई ऑटो में 10-12 औरतें भर के आ रही हैं। तो हमने ऑटो रुकवाया और उनसे पूछा कहाँ जा रही हैं, तो सबने कहा कि कल्पना सोरेन आ रही है उनकी रैली में। तो मैंने कहा कल्पना सोरेन जी क्यों? तो सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आई कि लोगों का ये कहना है, खासकर आदिवासी समाज के लोग, महिलाएं उनको अपने साथ रिलेट कर पा रही हैं कि कल्पना सोरेन एक बहू है जो नेता नहीं थी, उसको राजनीति में उतरना पड़ा क्योंकि उसके पति को गलत तरीके से जेल के पीछे डाला गया, सलाखों के पीछे डाला बीजेपी ने। तो ये जो भावना है, ये कल्पना सोरेन ने पूरी तरह से झारखंड चुनाव में, मैं कहूंगी ये पहले से शुरुआत हुई थी जब हेमंत सोरेन जेल गए जी। तब से एक हेमंत सोरेन की पत्नी के हिसाब से जैसे वो सामने आई और उसके बाद से लगातार वो एक बड़े नेता के तौर पे उभर के आई। तो ये कल्पना सोरेन का अपनी पर्सनालिटी है जो आम जनता को, महिलाओं को बहुत प्रभावित किया है। और वो जब आपने देखा होगा, हमारे रिपोर्ट्स में भी हमने दिखाई कि जब वो बोलती हैं तो किसी
राजनीति पे नहीं कहती हैं। वो शुरुआत ही करती हैं कि आपका बेटा हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। आपका बेटा, आपका दादा। जी, वो परिवार को एक सेंटिमेंट जो है, एक सहानुभूति जो है, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कल्टीवेट। लेकिन मैंने ये भी देखा कि जो आपने रिपोर्ट्स भेजी उसमें देखा कि बहुत सहजता से वो इस बात से कि हेमंत सोरेन को सताया गया, वहां से वो बहुत सहजता के साथ चली जाती थी अपनी सरकार की योजनाओं पर कि हेमंत सोरेन की सरकार ने क्या क्या किया, और कोरोना नहीं आया होता और अगर वो जेल नहीं गए होते तो और पता नहीं क्या क्या कर दिया गया होता। और उसके साथ साथ वो बीजेपी के जो हमले होते थे उनका जवाब भी बड़ी शालीनता से वो देते थे। तो वो एक कहिए कि बेशक नौसिखिया थी पॉलिटिक्स में, लेकिन एक बहुत मैच्योर व्यक्ति के तौर पर उन्होंने खुद को पेश किया, और एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि जिसका एक बहुत सॉलिड कैरेक्टर होता है, उस तरह का नेता के तौर पे उन्होंने खुद को पेश किया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये हमने अपने रिपोर्ट्स में भी दर्शकों को दिखाया है कि कल्पना सोरेन स्टार्ट करती हैं अपना परिवार हेमंत सोरेन को सामने रख कि उन पे क्या गलत हुआ, और धीरे धीरे वो बताती हैं कि महिलाओं को वो बताती हैं कि आपको सम्मान दिया किसी ने। मैया सम्मान जो योजना है, ये इतना क्लिक किया है इस बार, क्योंकि जो आम महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। वो कहती हैं कि एक तो आदिवासी हैं, दूसरी वो महिला हैं, हमें किसी ने कभी सम्मान दिया ही नहीं। ये पहली बार है किसी सरकार ने हमें सम्मान दिया। अगर 10 रुपए भी हमें देते वो हमारे लिए सम्मान है, और यहाँ 1000 रुपया हर महीने हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। तो ये उनके लिए एक बड़ी जीत है अपने आप में। बिल्कुल बड़ी बात है, और मैं भी भारत से बेहतर इसको कौन समझ सकता है। जब हम लोग आदिवासी इलाकों में जाते हैं, गांवों में जाते हैं, तो अभी भी एक दिन साप्ताहिक हाट में लोग खरीदारी करने आते हैं, और अभी भी एक तरह से बार्टर सिस्टम वहां पर होता है। वो अपना धान, रागी या और जो मुर्गे बकरे लेकर आते हैं उसको बेचते हैं, पैसा लेते हैं और उसके बाद खरीदारी करते। तो आप ये कह रही हैं कि तो ये जो माँ मैया सम्मान योजना है, इसको जितनी कामयाबी के साथ कल्पना सोरेन ने लोगों के सामने रखा, महिलाओं के सामने रखा, हेमंत सोरेन शायद उतने इफेक्टिव नहीं होते। देखिए, ये जेएमएम की रणनीति थी। हेमंत सोरेन एक पॉलिटिशियन के तहत वो अपना प्रचार कर रहे थे, उनकी बोली अलग थी, उनका कहने का अंदाज अलग था, वो सीधे वार कर रहे थे बीजेपी। और दूसरे तरफ हम देख रहे थे कल्पना सोरेन जो बात कर रही थी एक महिला बन के, एक घर की बहू जिस तरह से घर संभालती है उस तरह से, और वो काफी हद तक वो आदिवासी जो तबका है, जो महिलाएं हैं, गांव में जो महिलाएं रहती हैं, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ आदिवासी, गांव में बहुत तरीके के और भी समाज रहते हैं, उनकी महिलाएं भी इससे काफी प्रभावित थी। और उनका ये कहना था कि देखो, उनके पति को जेल में डाल दिया था, उनको समझ में आता है उसका दुख, हम जानते हैं क्या बीती होगी, तभी तो उसको आना पड़ा राजनीति में। वो तो राजनीति नहीं करती थी, और वो तुरंत एक और सोरेन परिवार के एक और बहू सीता सोरेन से कंपेयर करती थी कि जब एक परिवार को उसकी बहू की जरूरत थी, तो जो सबसे बड़ी बहू है सीता सोरेन, वो परिवार छोड़ के चली गई बीजेपी। और ये इसे देखो, ये ससुर की भी सेवा करती है और पति की भी सेवा करती है, और पति की इज्जत के लिए वो हमारे लिए लड़ रही है, और सिर्फ पति की इज्जत नहीं, हमें भी इज्जत दे रही है, क्योंकि वो एक महिला है, वो महिला का दर्द समझती है जी। ये जो एक कैंपेन स्टाइल था, ये बहुत मैं कहूंगी कि बहुत मजबूती से इन्होंने ये रणनीति बनाई, और ये कामयाब रहा जी। और आपने चित्रिता जैसे शुरू में कहा कि मीडिया में ये नैरेटिव, नेशनल मीडिया हो या झारखंड का मीडिया हो, ये बहुत मजबूती के साथ तैयार किया गया था कि बीजेपी की लहर है,
और बांग्लादेशी घुसपैठ या लव जहाद ये पूरा पोलराइज कर देगा ट्राइबल बेल्ट में मुसलमानों और आदिवासियों को, और इससे बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर हैं वगैरह वगैरह। जी। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने इस पूरे चुनाव को लड़ा, चाहे वो मैदान में लड़ने की बात करें, सोशल मीडिया पर लड़ने की बात करें, जो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त होमवर्क था, उन्होंने लक्ष्य रखे थे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, क्या आपको लगता है कि एक सहानुभूति जो लोकसभा चुनाव में भी देखने में मिली थी उसने ही काम किया है अभी भी, या सचमुच में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मिलके 1 और 1 11 हो गए थे? जी, मेरे को लगता है कि हेमंत सोरेन इतनी कामयाबी उनको शायद नहीं मिलती अगर कल्पना सोरेन ना होते। उनका कैंपेन स्टाइल अगर ये ना होता तो शायद इतनी कामयाबी जो इस बार असेंबली इलेक्शंस में हमें देखने को मिला जेएमएम के लिए नहीं हो पाता। ये एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, और इस स्ट्रैटेजी के बारे में हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, जिसमें हमने कल्पना सोरेन जी का इंटरव्यू लिया। उन्होंने खुद ये माना, और मैंने हर तरह से उन्हें क्वेश्चन करने की कोशिश की कि बीजेपी का कैंपेन लाइन ये है, आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे। जैसे बीजेपी का कैंपेन लाइन था कि बांग्लादेश घुसपैठ का मामला, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े तौर पे ये प्रचार किया, और पूरे जो संथाल परगना में है यही उनका लाइन था। जितने बड़े नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, शिवराज सिंह चौहान जी हो, सबने इसी लाइन पे कैंपेन किया, और एक बड़ा मुद्दा है वहां पे। जब हम ग्राउंड पे गए, हमने ये देखा कि एक तरफ जो आदिवासी गांव हैं वहाँ आदिवासी भी रहते हैं, और साथ में जो है मुसलमान परिवार भी रहते हैं, और बहुत सालों से रहते हैं वो। ये बात हमने उनसे पूछी, हमने आदिवासी लोगों से भी ये बात की कि भाई तुम्हारे जमीन हड़प रहे हैं, तुम्हारी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि लड़कियों की अगर शादी हो जाए तो लड़कियों की शादी के बाद तो हम जमीन नहीं देते हैं। और ये सच बात है, क्योंकि जो कस्टमरी लॉ में, संथाल कस्टमरी लॉ में शादी के बाद लैंड जो है, जमीन जो है, वो महिलाओं को नहीं दी जाती। तो ये जो उन्होंने प्रचार किया था कि महिलाओं से शादी करके जमीन हड़प रहे हैं, ये बात सच नहीं है। बल्कि कई बार तो ये होता है कि अगर कोई लड़की गैर आदिवासी से शादी कर ले तो बिटलाहा कर देते हैं, बिटलाहा कर देते हैं, समुदाय से बाहर निकाल देते। तो ये बात सच नहीं है। आपको सबसे पहले आदिवासी समाज को पहचानना पड़ेगा, उनके जो कस्टमरी लॉ है वो जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये बीजेपी ने शायद नहीं की है। तो ये बात आदिवासी को उकसाने के लिए कहा गया था, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आदिवासी को लगा ही नहीं। तो बीजेपी को शायद ऐसा लगा कि इतना धुआं उठा दो कि लोग ये कहने लगे कि यार इतना धुआं तो जरूर आग भी कहीं ना कहीं लगी वही बात है। अब आदिवासी परिवारों का कहना है कि हमारे लड़कियों तो हिंदू भी शादी करता है, वो क्योंकि साथ पले बड़े हैं, वो बरसों से साथ रह रहे हैं, तो अब प्यार मोहब्बत हो ही जाता है। कई केसेस ऐसे हैं जहां मुसलमान ने किसी मुसलमान समुदाय के लड़के ने आदिवासी लड़की से शादी की, किसी हिंदू समाज के लड़के ने आदिवासी से शादी की जी। तो ये मुद्दा बिल्कुल तो आप ये कह रहे हैं कि मीडिया में बेशक बीजेपी एक नैरेटिव बनाने में कामयाब रही लव जिहाद या बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार था कि कैसे इसको काउंटर करना, और उन्होंने सफलता से इसको काउंटर किया। बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो क्या बीजेपी ने ये बड़ी भूल की कि वो आदिवासी और मुस्लिम जो एक तरह से यूनिटी है, या जो एक वोट बैंक है, चुनाव के टर्म में अगर वोट बैंक शब्द इस्तेमाल करना चाहें, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिया के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा जोर डाला, और बाकी जो मुद्दे थे शायद वो छूट गए। वो जो जेएमएम का जो होमवर्क था, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन इतनी बारीकी से
योजना बना रहे हैं और उनकी पूरी टीम एक एक मूव पर बीजेपी की नजर रखे हुए है, ये सब बीजेपी के ध्यान में नहीं रहा। देखिए, अगर बीजेपी की बात हम करें, बीजेपी लीडर्स को हमने इंटरव्यू भी किया है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, उनसे हमारी लंबी बात हुई, उनका कैंपेन हमने कवर किया। कई बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनसे हमारी चंपई सोरेन से भी चंपई सोरेन से बात हुई हमारी लंबी। मैं कहूंगी कि जब हम बीजेपी को कवर कर रहे थे, पहली बात चंपई सोरेन का करते हैं। चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, वो मुख्यमंत्री थे। बीजेपी को लगा कि चंपई सोरेन को उन्होंने अपना उम्मीदवार बना के आदिवासी वोट बैंक है वो अपनी तरफ खींच पाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगा। चंपई सोरेन का जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो प्रभाव है, वो कोल्हान इलाके में तो आपको देखने को मिला। उसके बाद कोल्हान के अलावा दूसरे जगह पे, खासकर संथाल परगना या छोटा नागपुर में हमें देखने को नहीं कोल्हान में भी शायद अपनी सीट पर ही, वही मैं कह रही हूँ, उस पे मैं आऊंगी अभी। तो चंपई सोरेन का इन्फ्लुएंस काम नहीं किया है। आदिवासी समाज उन्हें समझती है, ज्यादातर लोग उन्हें समझते हैं कि वो विश्वासघात उन्होंने किया है जेएमएम से। ये कुर्सी हेमंत सोरेन की थी, उनको दिया गया था और हेमंत सोरेन के जेल के बाहर आने के बाद उन्हें खुद ये कुर्सी हेमंत सोरेन को सौंपनी चाहिए थी। वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने विश्वासघात किया है। जो जेएमएम, जो गुरुजी, उनका गुरुजी का मानना बहुत बड़ा है कि गुरुजी शिबू सोरेन की बात उन्होंने नहीं मानी, तो ये कितना बड़ा विश्वासघात है। एक दूसरी बात है कि जो आदिवासी समाज है वो उम्मीदवार को नहीं देखती। उनका यह है कि तीर धनुष कहाँ पे है, उनका वोट वहीं जाता है, चाहे कोई हो। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बीजेपी में थे, जब उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो वो जेएमएम के उम्मीदवार बने। ऐसे कई सीटें हैं कि वो बीजेपी में मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी थे और आज जेएमएम से वो इलेक्शन जीते हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय ने उनका चेहरा नहीं देखा, उन्होंने सिंबल पे वोट किया, निशान पे वोट। लुइस मरांडी और भी कई नाम लिए जाते हैं। ऐसे कई हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने नए चेहरे, ये जब उन्होंने किया कि नए चेहरे लाएंगे, पुरानों को टिकट नहीं देंगे, तो इससे क्या हुआ, जो पुराने लोग थे, जो पुराने उम्मीदवार थे या पुराने नेता थे इलाके के, उनमें काफी असंतोष हुआ। वो आइदर बैठ गए, उन्होंने प्रचार नहीं किया, कुछ ने जेएमएम को शिफ्ट भी किया है वोट, और दूसरी ओर अगर देखेंगे वही लोग जेएमएम के टिकट पर कंटेस्ट कर बैठे। तो ये एक प्रॉब्लम था बीजेपी के लिए। तीसरा था कि बीजेपी ने नए चेहरे के जगह उन्होंने परिवारवाद को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी को, उनके लड़के की बहू को, किसी चंपई सोरेन के लड़के को, इस तरह से जब उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया तो वहां इलाके के जो बीजेपी के लोग थे जिन्होंने इतने साल एक संघर्ष कर रहे हैं, उनको बुरा लगा। तो वो बीजेपी के लिए सही नहीं रहा। तो ये तीन रीजन जो है काफी मेन है। और एक और जो चुनाव के दौरान भी चर्चा शुरू हो गई थी, जिस बात की हमने भी कई बार बात की उस पर, कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई-एमएल तो खैर उतनी बड़ी पार्टी नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी एमएल के लोगों ने खुद अपना प्रचार संभाला, अपना प्रचार किया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने न सिर्फ जेएमएम को जिताया, बल्कि जो गठबंधन सहयोगी हैं उनका प्रचार भी खुद ही संभाला। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सही है, क्योंकि ऐसे कई रैलीज में हम गए और हमने दिखाया भी है
कि वहाँ पे इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार लड़ रहे थे, जेएमएम के नहीं, जो कांग्रेस के थे या आरजेडी के टिकट पे लड़ रहे हैं, उनके लिए भी कोई बड़ा इंडिया ब्लॉक का या कांग्रेस के कोई बड़े नेता ने प्रचार किया, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी आए हो ऐसा नहीं है, पर हमने देखा कि कल्पना सोरेन वो आई उनके प्रचार में, क्योंकि मैंने देखा है कि कल्पना सोरेन का इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि सुबह हेलीकॉप्टर से अगर वो सुबह 8 बजे निकलती हैं तो रात के 11:30 बजे कम से कम 10 जगह 10 मीटिंग्स करके आ रही हैं। तो बहुत हेक्टिक उनका शेड्यूल था, और सभी लोग, चाहे वो कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, वो सभी की मांग थी कि कल्पना सोरेन आए। तो ये मांग उनकी थी और उन्होंने रखा भी, और उन्होंने सबके लिए कैंपेन किया, और रिजल्ट में आपको दिख रहा है कि कांग्रेस इतनी सारी सीटें ला रही हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता भी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रचार नहीं किया, राहुल गांधी भी आए थे और कांग्रेस के बड़े नेता खड़गे जी भी थे, उन्होंने भी किया। पर जिस तरह से कल्पना सोरेन ने पूरे झारखंड में कैंपेन किया, वैसा हमने कांग्रेस का नहीं देखा है। और आरजेडी का लालू प्रसाद जी के लड़के तेजस्वी यादव, उन्होंने प्रचार किया, पर उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे हमने कल्पना सोरेन को देखा। जी, तो चित्रिता, एक और जो नारा बहुत चर्चा में रहा चुनाव के दौरान, खासतौर पे महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता हों या प्रधानमंत्री हों, कि उन्होंने, जैसे शायद झारखंड में भी ये बात कही थी कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, योगी जी जो हैं बटोगे तो कटोगे, है ना। और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी कि हरियाणा में ये नारा बहुत कामयाब रहा वगैरह वगैरह। कई जो शायद आरएसएस की विचारधारा के नज़दीक के पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी शाबाशियां दी कि साहब कटोगे तो बटोगे का नारा चल गया। झारखंड में एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा नहीं चला। कोई ख़ास वजह आपको समझ में आती है कि जो आपने एक रिपोर्ट भी लिखी कि आदिवासी और अल्पसंख्यक के साथ महिलाएं जिस बड़ी तादाद में जेएमएम के लिए वोट करने आई हैं, उसी वक्त आपने कहा था कि ये जीत का कॉम्बिनेशन है, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कंफर्टेबली जीतेंगे झारखंड में। तो क्या कारण था कि ये नारा हरियाणा में या महाराष्ट्र में जितना काम कर रहा है वो झारखंड में नहीं करता है, वहाँ मुस्लिम और आदिवासी एकता बनी रहती है? देखिए, दोनों ही तबका जो है, आदिवासी समुदाय हो और मुसलमान समुदाय, दोनों ही मार्जिनलाइज्ड, जो हम मेन स्ट्रीम के नहीं हैं। उन दोनों के लिए कोई भी पार्टी आए, पर उन दोनों के लिए बहुत कुछ होता है ऐसा उन्हें नहीं लगता है। तो बाकी रहा क्या? बाकी रहा इज्जत की बात। आदिवासी झारखंड का आज भी ये समझता है कि ये राज्य आदिवासी के लिए तैयार किया गया है, इसमें गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हो ये मानने को तैयार नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये वो समझता है या वो समझने में मजबूर हुआ है कि बीजेपी जो है वो कभी नहीं चाहती है कि झारखंड का मुख्यमंत्री एक आदिवासी, क्योंकि उन्होंने रघुवर दास की सरकार को देखी है और बहुत अच्छे कोई उनके फीलिंग्स हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। वो कहते हैं कि रघुवर दास जी की सरकार थी, हमें क्या मिला। आज जब हेमंत सोरेन सरकार की जो मैया सम्मान योजना की बात जो हेमंत सोरेन करते हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि वो अगर आएंगे तो वो भी पैसा देंगे। तो हमने ये बात कही लोगों से, तो बीजेपी भी कह रही है, तो बीजेपी को क्यों नहीं आप वोट करेंगे? तो उनका सीधा कहना था वो तो थी, उनकी सरकार तो थी, क्या किया था। और आज उस वक्त में ये कहा जाता है कि रघुवर दास के जमाने में जो लैंड राइट से जुड़े लॉ हैं, CNT, SPT और जो दूसरे एक्ट हैं जो अंग्रेजों के ज़माने से बने हुए हैं, आज़ादी से पहले के, उनके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई, लैंड बैंक बनाने की कोशिश की गई, उद्योगपतियों को ज़मीन देने के रास्ते ढूंढे गए। उससे भी शायद आदिवासी बहुत कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखेंगे इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले ही डीलिस्टिंग की बात कर रही थी, तो
आदिवासी ठोकर खा चुका है। आदिवासी को धर्म के नाम पे अगर आप कोशिश करेंगे तो आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि जो मैं क्रिश्चियन हूं तो वो बीजेपी नहीं चाहती है। तो उसे पता है कि धर्म को लेके राजनीति करना बीजेपी ये करती आई है। ये उनका वोट बैंक खींचने का एक है हथकंडा, ये इस्तेमाल करती है। तो यही वजह है, जब मुसलमान समुदाय के ऊपर जब धर्म को लेके प्रश्न उठाया, उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठ कहा गया, तो आदिवासी इसको लेके बिल्कुल भी विचलित नहीं था। उन्हें ये लग रहा था कि ये तो वोट के लिए हो रहा है, हमें तो जेएमएम को लाना है, क्योंकि जेएमएम हमारी बात सुनती है। तो आप ये कह रही हैं कि जो बीजेपी ने वहां पर एक जबरदस्त प्रचार तैयार किया था, उसको एक तो जेएमएम ने बहुत एफिशिएंटली काउंटर भी किया, और दूसरा आदिवासी अभी भी रघुवर दास की जो सरकार थी उस वक्त में जिस तरह के कदम उठाए थे, उस सरकार ने उसको भुलाया नहीं है आदिवासी ने। तो दोस्तों, ये तो तय है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हेमंत सोरेन होंगे, और हेमंत सोरेन पूरे शान के साथ अपनी पार्टी, अपने गठबंधन को जिताकर वापस लाए हैं। लेकिन इस जीत का बड़ा श्रेय कल्पना सोरेन को खुद हेमंत सोरेन भी दे रहे हैं। उनकी टीम, उनकी पार्टी, गठबंधन के सहयोगी, उन सबको तो उन्होंने श्रेय दिया ही है, लेकिन उन्होंने भी ये माना है कि अगर कल्पना सोरेन इस चुनाव प्रचार में उनके साथ ना होती तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, और चीज़ें ऐसी नहीं होती, इतनी शानदार जीत शायद नहीं मिलती। एक और चीज़ शाम मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि जब हम वीडियो डालते हैं, और झारखंड से जितनी भी वीडियो हमने डाली हैं उसमें कई भाई बहनों का, दर्शकों का कमेंट आया है कि आप तो सिर्फ जेएमएम की बात करते हैं, और जेएमएम पार्टी ने आपको कुछ पैसा दिया है क्या? तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप हमारी रिपोर्ट्स देखें। हम आम जनता की बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, तभी हम कुछ समझते हैं। अगर हमने पार्टी से, कोई भी पार्टी, कोई भी बड़े नेता से हमारी इस तरह से मुलाकात नहीं होती है, आम लोगों से बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, इसी वजह से शायद हमारा ये जितने भी रिपोर्ट्स हैं ये आज सच। जी बिल्कुल ठीक बात है, और इस तरह की आलोचनाओं का भी हमेशा स्वागत है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें इस पर बहुत ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है वो पब्लिक डोमेन में है, आप सबके सामने है, और मैं भी भारत के चाहने वाले हमें हर जगह मिलते हैं, और उन्हीं के भरोसे ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो दोस्तों, जो बात मैं कह रहा था वो ये कि हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तो तय है, लेकिन कल्पना सोरेन की क्या भूमिका होगी हेमंत सोरेन की सरकार में? क्या उनको मंत्री बनाया जाएगा? क्या वो पार्टी संभालेंगी? क्या वो फिर पर्दे के पीछे चली जाएंगी? क्या भूमिका उनकी तय करेंगे हेमंत सोरेन? क्या उन्होंने जिस तरह का रोल निभाया है, जिस तरह की उम्मीदें कल्पना सोरेन से झारखंड की महिलाओं की खास तौर पर है, क्योंकि झारखंड में जो आदिवासी समुदाय है उसमें कई महिलाएं हैं जो कई मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, महिलाओं के अधिकारों को लेकर मुखरता से बात करती हैं। वैसे में अगर कल्पना सोरेन को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वो पार्टी में हो, चाहे वो सरकार में हो, तो निश्चित ही ये एक एनकरेजिंग कदम होगा, एक अच्छा प्रतीकात्मक कदम भी होगा, और इसके कुछ अच्छे परिणाम भी होंगे, और वहाँ पर आदिवासी लड़कियों और महिलाओं और बाकी सबको भी, बाकी तबके की महिलाओं में भी विश्वास बढ़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ और नेताओं के बारे में। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी चर्चा थी, हमारा जो अनुभव था मैं भी भारत की टीम का झारखंड में चुनाव के दौरान। आपको हमारी कवरेज
अच्छी लगी। इस बात का प्रमाण तो इसी बात से मिलता है कि लाखों की संख्या में आपने उन रिपोर्ट्स को देखा है, हजारों की तादाद में आपने उन पर कमेंट किया है। ये चर्चा आपको कैसी लगी और आप कल्पना सोरेन के लिए क्या भूमिका चाहेंगे हेमंत सोरेन की सरकार में? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रिता, थैंक यू वेरी मच।